अस्सलाम वालेकुम। हारिस रऊफ को पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के बेस्ट डेथ बॉलर्स हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आकाश चोपड़ा ने भी जब रिव्यू कर रहे थे तो उन्होंने भी हारिस रऊफ को बेस्ट डेथ बॉलर्स की लिस्ट में शामिल किया। इससे पहले विराट कोहली भी एक दफा ये बात कर चुके हैं कि हारिस रऊफ को डेथ ओवर्स में खेलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये तो खैर उनकी परसेप्शन है और भी कई लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो डेथ बॉलर्स हैं या दुनिया के जो डेथ बॉलर्स हैं उनमें हारिस रऊफ का एक नाम है। लेकिन अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो डेथ ओवर्स में जो उनका इकॉनमी रेट है वो बहुत हाई है और शायद बाकी पाकिस्तानी बॉलर्स के मुकाबले में ज्यादा हाई है। हाँ ठीक है, वो विकेट ले जाते हैं डेथ ओवर्स में, हालांकि विकेट लेना शायद इतना मैटर डेथ ओवर्स में नहीं करता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी प्रेशर सिचुएशन में डेथ ओवर्स हारिस रऊफ से करवाए गए हैं उन्होंने चोक ही किया है। आप 2022 के एशिया कप में देख लें, आखिरी ओवर है, 9-10 रन रह गए हैं, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, हारिस रऊफ ने 3 गेंदों पे वो रन बनवा दिए। उसके बाद आप देखते हैं कि 2022 का टी20 वर्ल्ड कप है, 8 गेंदों पे 28 रन की जरूरत है, वहां पे वो 2 गेंदों पे 2 छक्के खा लेते हैं विराट कोहली से और पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2024 का जो एशिया का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें यूएसए के अगेंस्ट 3 बॉल्स पे कोई 10-11 रन रह गए हैं, वो उनसे डिफेंड नहीं हुए। पीएसएल में भी देख लें तो पीएसएल 7 का शायद मैच था जिसमें एक ओवर में 18 रन रह गए थे आखिरी ओवर में और खुश दिल शाह ने 18 रन मार दिए थे हारिस रऊफ को मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हुए। फिर अभी जो कल का मैच हुआ जब इस्लामाबाद जब कराची किंग्स से लॉकलंदर्स खेल रहे थे और 2 ओवर्स में 28 रन रह गए थे तो वहां पर हारिस रऊफ को चाहिए था कि कोई 7-8 रन को ओवर करते ताकि डेरिल मिचेल के लिए आखिरी ओवर में 19-20 रन बचते, लेकिन हारिस रऊफ वहां पे 20 रन खा गए। तो हारिस रऊफ एज डेथ बॉलर बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है, कभी भी डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ ने डिलीवर नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनकी हमेशा से एक नाम बनता है कि वो डेथ ओवर्स के बड़े अच्छे बॉलर हैं। दूसरा ओवर रेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है वो शाहीन शाह अफरीदी की नई बॉल के साथ उनकी इफेक्टिवनेस है। पुरानी बॉल के साथ तो सभी बात करते हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन नई बॉल के साथ उनको कहा जाता है कि वो दुनिया के शायद बेस्ट बॉलर हैं या दुनिया के जो 4-5 बेस्ट बॉलर होंगे उनमें अक्सर लोग उनको रेट करते हैं। और ये बात आज से शायद 1-1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक ठीक भी थी। 2022, 2021, 2023 का स्टार्ट शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद के साथ हर मैच में पहले ओवर में विकेट, हर टी20 मैच के पहले 2 ओवरों में 2 विकेटें, हर ओडीआई मैच में पहले 10 ओवर में 2-3 विकेटें, अच्छे अच्छे स्पेल, वो सब कुछ हो रहा था 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जैसे हमने देखा। लेकिन पिछले 1 साल से शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के भी अच्छे बॉलर नहीं रहे। अब हम देखते हैं कि बहुत एवरेज से बैट्समैन होते हैं, पावर प्ले में वो आके उनको अच्छी खासी हिटिंग कर रहे होते हैं। और एग्रीगेट भी देखें तो पिछले 1 साल के जो पाकिस्तान के पावर प्ले के अगर बॉलिंग अटैक देखें फास्ट बॉलर्स, उनमें से जो 5 बेस्ट इकोनॉमी रेट हैं उनमें भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं आते। और विकेट टेकिंग एबिलिटी भी अब नई बॉल के साथ उनकी कोई खास रही नहीं है। मिडिल ओवर्स में आजकल वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करवा रहे हैं, मिडिल ओवर्स में वो विकेट भी ले जाते हैं, लेकिन ना तो नई गेंद से उनसे उस तरीके से आउट हो रहे हैं, ना ही डेथ ओवर्स में उनसे पहले भी आउट नहीं होते थे। ना ही नई बॉल के साथ रन कंटेन हो रहे हैं, ना ही डेथ ओवर्स में जो कि पहले भी नहीं होते थे। तो शाहीन शाह अफरीदी, मौजूदा शाहीन शाह अफरीदी, पिछले 1 साल के शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ अगर कोई ये कहे कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में शामिल है तो ये एक बहुत बड़ी मिथ होगी। उसके बाद तीसरी जो ओवररेटेड कहानी है वो एज अ कैप्टन मोहम्मद रिजवान की। कहा जाता है कि उन्होंने 4 पीएसएल फाइनल खेले, एक जीता, लेकिन 4 पीएसएल फाइनल में से 3 पीएसएल फाइनल हारना इटसेल्फ एक चार्ज शीट है किसी भी कप्तान के लिए, क्योंकि जो अच्छे कप्तान हैं वो तो जब नॉकआउट्स में आते हैं तो वो तो हारते ही नहीं है। आपने रिकी पॉन्टिंग को देखा होगा 2003, 2007, 2011 का क्वार्टर फाइनल वो हारे, लेकिन 3-7 के नॉकआउट्स में सारे मैचेस उन्होंने जीते। एम एस धोनी का एक जो 2014 वाला वर्ल्ड कप फाइनल था और 2016 का सेमीफाइनल, वो 2 नॉकआउट मैच निकाल दिए जाएं तो उसके अलावा जब भी वो नॉकआउट में आया, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप 2007 हो, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हो, वो नॉकआउट में कभी नहीं हारे। इवन पाकिस्तान से आप सरफराज की एग्जांपल देख लें, अंडर 19 वर्ल्ड कप के वो नॉकआउट में पहुंचे, फिर वो टूर्नामेंट जीत के आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के वो नॉकआउट में पहुंचे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए। पीएसएल में वो फाइनल हार गए थे क्योंकि उनके जो 4 ओवरसीज प्लेयर थे वो आए नहीं थे, लेकिन उसके बाद अगले फाइनल में पहुंचे तो वो जीते। तो फाइनल हारना इट्स एक चार्ज शीट है किसी भी कप्तान के लिए। हाँ ठीक है, टेक्निकली थोड़ा सा वो बेहतर हैं, मैचअप्स पे बेहतर कर लेते हैं, फील्ड प्लेसमेंट वगैरह, बॉलिंग चेंजेस वगैरह, लेकिन ओवरऑल जो आपका एक मीडिया मैनेजमेंट होती है, जो आपकी एक लार्जर टीम के लिए प्लानिंग होती है, जो आपकी प्रेशर एब्जॉर्प्शन होती है, जो आपके आउट ऑफ बॉक्स चीजें
क्रंच सिचुएशन में आके एज अ कैप्टन डिलीवर करना होता है, वो चीजें तो रिजवान से कभी नहीं हुई। तो अब हमने देखा भी एज अ कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिजवान एज अ कैप्टन भी बहुत ओवररेटेड है। चौथा प्लेयर जो इसमें ओवररेटेड है वो इफ्तिखार अहमद द फिनिशर जिनको कहा जाता है, और उनके बारे में ये है कि जी वो पाकिस्तान के बेस्ट फिनिशर हैं। अभी बेस्ट फिनिशर ने पाकिस्तान को आज तक कोई मैच नहीं जितवाया। मैक्सिमम जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन की है ना पाकिस्तान के लिए, वो कभी 7 रन की, कभी 10 रन की, कभी 12 रन की, जहाँ पे पाकिस्तान तकरीबन मैच जीता होगा। अब 2 ओवर में आपको 16 रन रह गए हैं, वहां पे आके अगर वो 7-8 रन बना लेंगे, इसको आप फिनिशर तो नहीं बोलेंगे। पीएसएल में 2-3 इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली हुई है, लेकिन ऑब्वियसली पीएसएल में अपने ग्राउंड, अपनी कंडीशन, अपनी पिचेस, अपने बॉलर, वो एक सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी मैच फिनिश नहीं किया, शॉर्ट बॉल उनसे नहीं खेली जाती, कटर्स उनसे नहीं खेले जाते। तो एज अ फिनिशर इफ्तिखार भी बहुत ओवररेटेड है।